Hello everyone. Today we are going to discuss the topic टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस टॉपिक में आज हम हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है। ठीक है, hypothesis means it is any statement. Okay, hypothesis means it is any statement, it is any statement or assertion about population or parameter. ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? पॉपुलेशन के बारे में या फिर पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम जो भी कोई स्टेटमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या क्या होते हैं? जैसे कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये क्या है? हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो इनके रिगार्डिंग हम जो कोई भी स्टेटमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि मैं ऐसा स्टेटमेंट दूँ कि आपके क्लास के बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, तो वो टेस्ट का जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, समझ लीजिए मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हूँ, एवरेज मार्क्स of students of FY Biotech class is 64. ठीक है, तो द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ FY Biotech class is 64. ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट किया। तो कोई भी स्टेटमेंट आप पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कर सकते हो। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या था? दैट इज द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी स्टेटमेंट जो आप बनाते हो तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं और एक स्टेटमेंट करता हूँ कि एवरेज हाइट of students of FY Biotech class is 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक और स्टेटमेंट किया। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो नाउ इस हाइपोथेसिस में देर आर सम टाइप्स। ठीक है, तो इसके जो बेसिक टाइप्स है हाइपोथेसिस के वो है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशंस है हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग, लेकिन हमें जो बेसिक देखना है वही हम आज डिस्कस करेंगे। नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल इसका डेफिनेशन है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस
hypothesis of no difference is called as null hypothesis. ठीक है, this is the basic definition of null hypothesis. hypothesis of no difference, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका जो नोटेशन है नल हाइपोथेसिस का, वो एच नॉट से हम इसे डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड एज एच नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे दिए थे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एच नॉट एवरेज मार्क्स, इसका नोटेशन है पॉपुलेशन मीन का म्यू, इट इज इक्वल्स टू 64. ठीक है, दैट इज एच नॉट. ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ द वेरिएशन इन द मार्क्स सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, ये जो म्यू है, म्यू का नोटेशन किसके लिए है? इट इज फॉर पॉपुलेशन में. ठीक है, जिसे हम एवरेज कहते हैं. इस सिग्मा स्क्वायर का जो नोटेशन है ये किसके लिए है? वेरिएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस. ठीक है, so sigma square suppose it is equals to 3. और आप कोई अलग हाइपोथेसिस यहाँ पे स्टेट कर सकते हो. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इट इज इक्वल्स टू 0.4. ओके, तो अभी ये जो रो है, ठीक है, ये सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल है रो. नहीं, सैंपल के लिए स्मॉल आर होता है, पॉपुलेशन के लिए रो होता है. ठीक है, बराबर है. So it is population correlation coefficient. ठीक है, तो ये जो सारे स्टेटमेंट है जिनकी हमें वैलिडिटी चेक करनी है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वो हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं? नल हाइपोथेसिस कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज मार्क्स जो है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया. मैंने टेस्ट लिया आपका और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया कि आपके जो एवरेज मार्क्स है वो 64 है. ठीक है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया. तो किसी को ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ रियली ट्रू और नॉट. ठीक है, तो इसके लिए जिस चीज़ की हमें वैलिडिटी चेक करनी है, वो जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहलाता है? नल हाइपोथेसिस. ठीक है, अगला टाइप है, अगला डेफिनेशन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, जो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब क्या? मुझे चेक करना है कि एवरेज मार्क्स 64 है. ठीक है, तो एवरेज मार्क्स क्या हो सकते हैं? 64 होंगे या फिर नहीं होंगे. नहीं होंगे का मतलब क्या? एक तो 64 से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं तो कम हो सकते हैं. ठीक है, नहीं तो हम उसे ऐसे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू आइदर द एवरेज मार्क्स आर ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू. तो ये जो हाइपोथेसिस कहलाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो हाइपोथेसिस है इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, मतलब जो नल हाइपोथेसिस में हमें चेक करना है, यदि वो ट्रू होगा तो ठीक है, यदि वो नहीं होगा तो क्या आ सकता है? तो वो जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और हम वो किस चीज़ में लिखते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखते हैं. ठीक है, सो द हाइपोथेसिस, ओके, विच इज अल्टर टू कहने की जगह हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस विच इज अगेंस्ट of null hypothesis
अगेंस्ट या फिर द हाइपोथेसिस विच इज अल्टरनेटिव टू द नल हाइपोथेसिस इट्स कॉल्ड एज alternative hypothesis. It's called as alternative hypothesis. ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय H1. ठीक है, और एग्जांपल देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 64 है. ठीक है, यदि 64 नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, तो H1 either mu is greater than 64 or H1 mu is less than 64 or H1 mu is not equals to 64. ठीक है, तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो कि आपके जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो दो जगह पे जो आ रहे हैं ग्रेटर और लेसर टाइप आ रहे हैं. ठीक है, और एक जगह वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू टाइप आ रहा है. तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस वे से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस के और टाइप्स होते हैं, जैसे कि वन टेल हाइपोथेसिस. ठीक है, वन टेल हाइपोथेसिस कहने की जगह वन टेल टेस्ट. ठीक है, और टू टेल टेस्ट. टेस्ट मतलब क्या, अभी यहाँ पे देखो, हमें जो चेक करना है, एवरेज मार्क्स जो है आपके क्लास के, वेदर इट इज इक्वल्स टू, मुझे चेक करना है द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ F5 बायोटेक क्लास इज 64. तो ये चेक करने के लिए जो हाइपोथेसिस स्टेट किया जाता है वो इस तरह से, H नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 64 वर्सेस H1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 64. ठीक है, या फिर ग्रेटर दैन 64 या फिर लेस दैन 64, इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टेस्ट है वो लिखा जाता है. तो इस टेस्ट में आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या ले रहे हो, इससे उस टेस्ट का टाइप डिसाइड होता है. यदि आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर और लेस ले रहे हो तो उस हाइपोथेसिस को कहेंगे वन टेल हाइपोथेसिस, सॉरी वन टेल टेस्ट. यदि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू टाइप ले रहे हो तो इसे कहेंगे टू टेल टेस्ट. ठीक है, ओके. सो वन टेल टेस्ट किसे कहते हैं, अ टेस्ट is called as one tail test if called as one tail test if alternative hypothesis is greater or less than type. Okay, for example, H1 mu is greater than 64 or H1 mu is less than 64. ठीक है, हर समय एवरेज ही चेक करना होगा ऐसे नहीं है, आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक कर सकते हो, इट इज लेस देन 0.5 एक्सेट्रा. ठीक है, अगला डेफिनेशन है टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट
So a test is called as to-tell test. Test if alternative hypothesis is टू साइडेड. ठीक है, ग्रेटर देन और लेसर देन टाइप ऐसे लिखने की जगह हम इसे क्या कहेंगे, वन साइडेड. इज वन साइडेड. ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज ग्रेटर देन और लेसर देन टाइप. और लेस देन 10. ठीक है, और अ टेस्ट इज कॉल्ड एज टू टेल टेस्ट इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज टू साइडेड. Okay, two sided means what? That is not equal to type. Not equal to type. ठीक है, नॉट इक्वल टू को टू साइडेड क्यों कहेंगे, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ग्रेटर भी आ सकती है और लेस भी आ सकती है नॉट इक्वल टू में. ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं टू साइडेड. तो फॉर एग्जांपल h1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 64. h1 म्यू इज नॉट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0.5. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो टू साइडेड टेस्ट के लिए ही डिस्कस करेंगे आपको. ठीक है, तो चलिए और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. हमने अब तक क्या क्या देखा. बेसिक डेफिनेशन हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देन वन टेल और टू टेल टेस्ट. ठीक है, तो और आगे चलते हैं. वंस यू डिफाइन अ टेस्ट, ठीक है, आपने टेस्ट डिफाइन कर दिया, आपको चेक करना है कि यहाँ पे देखो मैं आपको. ठीक है, अब आपने यहाँ पे टेस्ट डिफाइन किया है कि आप क्या चेक करने के लिए निकले हो, कि आपको चेक करना है म्यू इज इक्वल्स टू 64 वर्सेस h1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 64. ये आपको चेक करना है कि एवरेज मार्क्स जो है क्लास के स्टूडेंट्स के वो 64 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो ये आपने हाइपोथेसिस स्टेट कर दिया. तो आपका जो हाइपोथेसिस होता है इस तरह से आपको स्टेटमेंट करना होता है. इसे टेस्ट कहते हैं, जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है ये प्रॉपर वे से लिखते हैं. इसे कहा जाता है टेस्ट. ठीक है, तो फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की जो प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर में जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रॉपरली सेटअप करना होता है. ठीक है, तो आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप कर लिए. तो ये सेटअप करने के बाद जो टेस्ट प्रोसीजर है उसमें जो 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 चीज़ें लगेंगी वो हम एक एक करके देखते हैं. ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक लगता है. इसके लिए हमें क्रिटिकल रीजन का कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक मतलब क्या. स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स दोनों में अंतर है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज योर सब्जेक्ट. ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है, इट इज द कंसेप्ट, दिस इज द फंक्शन. ओके, किस चीज का फंक्शन है स्टैटिस्टिक, इट इज द फंक्शन ऑफ it is a function of sample values. It is a function of sample values.
फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास सैंपल है x1 x2 xn, तो इससे मैंने फंक्शन बनाया सपोज सैंपल मीन, x बार कॉमा सैंपल वेरिएंस, इसका नोटेशन है ये स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो सैंपल क्वांटिटीज है उसके ऊपर जो हम फंक्शन बनाते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट को चेक करने के लिए हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक टेस्ट के लिए आपका जो फॉर्मूला है चेक करने के लिए, वो जो फॉर्मूला है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है। इसका डेफिनेशन है इट इज अ स्टैटिस्टिक, which is used for, ठीक है, or which is used to test, okay, it is a statistic which is used for conducting the test or which is used to test the null hypothesis, ठीक है। तो हम आगे बहुत सारे टेस्ट देखने वाले हैं, तो हर एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो जो फार्मूला है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ अ फार्मूला विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला तो आपको लग गया। इसके बाद कुछ और चीज़ें लगती है टेस्ट प्रोसीजर में, ठीक है। वो है आपकी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिफाइन करने से पहले हमें यहाँ पे देखो, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स, तो ये चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ एरर्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो आप चेक करने के लिए निकले हो कि आपको क्या चेक करना है कि म्यू इज इक्वल्स टू 64 वर्सेस h1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 64, ठीक है, या फिर कोई भी आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ड्यू टू सैम्पलिंग, ठीक है, हम ये जो भी हमारे कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये कंक्लूजन किस बेस पे प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास जो सैंपल आ रहा है तो उस सैंपल का यूज़ करके हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे सैंपल में जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो सभी वैल्यूज़ प्रॉपरली प्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये सैम्पलिंग के वजह से, ठीक है, तो हमारे डिसीजन में दो टाइप के एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एरर आ सकते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है एक्चुअली, ठीक है, ओरिजिनली इट इज़ ट्रू है लेकिन वो रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है ना कि समझ लीजिए आपके पास एक लॉट आया है, ठीक है, जिसमें कि 100 समझ लीजिए आपके पास 100 बॉक्सेस है, ठीक है। तो 100 आपके पास बॉक्सेस आए, उसे हम चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हर एक को नहीं चेक करते, हम सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल के ज़रिए हम कंक्लूजन को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास ऐसे सैंपल आया कि जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं यानी कि लॉट रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो लॉट अच्छा था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा सैंपल आया कि जिसके वजह से हमें वो लॉट रिजेक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ए डिसीजन का क्या हुआ, ए एरर हुआ। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पास ऐसे सैंपल आ सकता है कि जिसके वजह से हम लॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट वो आपका जो लॉट था इट इज़ नॉट, उस लायबल नहीं था कि आपने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए,
ठीक है। तो इस तरह के एरर आपके सैम्पलिंग के वजह से ऑक्यूर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एरर्स को कहते हैं, दिस आर द टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, वी रिजेक्ट एच नॉड। टाइप 1 एरर क्या है कि हम हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट एच नॉड व्हेन इट इज ट्रू, एक्चुअली व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। इसे टाइप 1 एरर कहते हैं। और टाइप 2 एरर क्या है, reject H node, sorry, accept H node when it is false। तो करेक्ट डिसीजन क्या है, दीज आर द एरर्स। करेक्ट डिसीजन क्या है, आपका लॉट अच्छा है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, इट इज़ ओके, ओके। तो दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन। या फिर आप लॉट रिजेक्ट कर रहे हो और दैट इज़ नॉट एंड इट इज़ द रिजेक्टेबल, ठीक है, वो उस लायक था कि आपने उसे रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यदि तो उस तरह की डिसीजन करेक्ट डिसीजन कहलाती है। और यदि आपकी और ये जो है एरर्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, इट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइज ऑफ द टेस्ट, and it is denoted by alpha, okay। And generally we take level of significance as 1%, 5%, ठीक है, maximum up to 5%। in some cases we take it as 10%, okay, not more than that। and suppose in your example alpha is not given, okay, then generally we take alpha as 5%, that is alpha is equal to 0.05। so this is the concept of level of significance। now now the last concept, critical region, ठीक है, it is a very important concept, ठीक है। क्रिटिकल रीजन, तो यही कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है कि कब एच नॉट को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यदि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू जो है यदि वो इस रीजन में आ रहा है तो हम हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें हमारा फाइनल कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सो क्रिटिकल रीजन मीन्स इट इज द रीजन where okay, so the region where we reject our null hypothesis, where we reject our null hypothesis, null hypothesis is called as critical
रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझो आपके पास कुछ वैल्यूज है, x1 x2 xn कुछ वैल्यूज है। ठीक है, और समझ लीजिए ये रहा आपका क्रिटिकल रीजन, ये है आपका क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो यदि ये आपका क्रिटिकल रीजन है और आपके पास जो वैल्यूज है x1 x2 xn, मतलब एक पूरा सैंपल स्पेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस की ये जो कुछ वैल्यूज है क्रिटिकल रीजन में आ रही है, तो बचा हुआ जो रीजन है वो एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। बचा हुआ जो रीजन है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन ये दोनों सेट कैसे है? दिस आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, और वो दोनों बना के दोनों मिला के आपका पूरा सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में जो जो बेसिक कंसेप्ट है हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग वो सारी यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट। ठीक है, और टेस्टिंग प्रोसीजर भी, चलिए टेस्टिंग प्रोसीजर इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें लगते हैं वो सारे हमने यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर, तो अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली लार्ज सैंपल टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है? सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, सेटअप नल हाइपोथेसिस एंड null hypothesis and alternative hypothesis। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में क्या था? एच नॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आप सेटअप कर लो, एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 64 वर्सेस H1। ठीक है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 64। ठीक है, वंस आपका ये डिसाइड हो गया कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, ये डिसाइड हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना होता है। ठीक है, यूज appropriate टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या? अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब क्या? यदि मुझे पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्ट करना है तो उसके लिए एक अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है। यदि मुझे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए टेस्ट करना है तो उसके लिए एक अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, मतलब उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे है हियर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इट इज z। ठीक है, हर एक के लिए अलग फॉर्मूला आएगा। इसका फॉर्मूला z है इसलिए z है, इट इज x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट है। ठीक है, सो इट फॉलोज नॉर्मल 0, तो ए चेक करने के लिए हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है ए होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ सैंपल वैल्यूज होंगी, वो सैंपल वैल्यूज से या फिर आपको x बार दिया होगा, दिस इज म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट क्या लेंगे? 64। n क्या है? सैंपल साइज, और ये सिग्मा आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है। तो सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में प्रोवाइड की होंगी, वो सारी हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे कैलकुलेटेड वैल्यू कहा जाता है। सो ऑब्टेन कैलकुलेटेड वैल्यू by using this statistic formula, by using this test statistic formula। ओके, अगला स्टेप है, हमें ये जो वैल्यू है, ठीक है, समझ लीजिए सॉल्व करके आपकी वैल्यू आई है 2.79, ऐसे कुछ आया है।
तो ए वैल्यू हमें किसके साथ कंपेयर करनी होती है? टेबल वैल्यू के साथ, जिसे क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है। कंपेयर दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विथ टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वैल्यू हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल का यूज करके देखते हैं, ठीक है। सो विथ टेबल वैल्यू और विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रिटिकल रीजन के कॉर्नर में होती है, ठीक है। मतलब उस वैल्यू से आगे हमारा क्रिटिकल रीजन स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, ओके। और कंक्लूजन कैसे देना है? इफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, if it is greater than the table value or critical value, ठीक है, ऐसे आता है, then we reject H node, we accept otherwise, ठीक है। यदि ये आपकी वैल्यू स्मॉलर आती है तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझो आपका एक कैलकुलेट करके 2.79 आया, ठीक है। तो कुछ बेसिक वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके जो क्रिटिकल वैल्यूज है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपको हर एक जो टेस्ट करना होता है किसी अल्फा के लिए करना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और क्रिटिकल वैल्यू या फिर इसे हम कहेंगे टेबल वैल्यू, ठीक है। यदि आपका अल्फा है 1, 0.01 दैट इज 1%, तो आपका जो क्रिटिकल वैल्यू है 2.58, ठीक है। यदि आप टेस्ट जो है 5% पे परफॉर्म कर रहे हो तो 2 साइडेड के लिए, ठीक है, दिस आर द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर 2 साइडेड टेस्ट, ठीक है। 1 साइडेड टेस्ट के लिए वैल्यूज अलग है, 1.96, और 10% के लिए जो है आपका 1.64, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समझो आप जो टेस्ट है 5% पे परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है यहाँ पे 2.79, और 5% के लिए टेबल वैल्यू क्या है? 1.96। तो वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ग्रेटर आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, तो हम क्या कहेंगे? वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। रिजेक्ट मतलब क्या कि आपका जो एवरेज स्कोर है जो मैंने स्टेट किया है 64 है, ओके। सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, so either it is 64 or lesser 64, okay, so it is not equal to 64 क्योंकि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू दिया है। तो ये रहा आपका टेस्टिंग प्रोसीजर। तो हर एक के लिए आपका टेस्टिंग प्रोसीजर यही होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? आपका नल हाइपोथेसिस चेंज होगा। पॉपुलेशन मीन की जगह ये क्या होगा आपका? μ1 इज इक्वल टू μ2 ऐसे आ सकता है। उसके बाद हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए टेस्ट देखेंगे, ठीक है, और प्रोसीजर सेम रहेगी, ठीक है। तो हमने टेस्टिंग प्रोसीजर भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और जो बेसिक डेफिनेशंस थे वो यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो अभी हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज सैंपल टेस्ट डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।